तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम लोग 9th क्लास के अध्याय नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं। ये बिहार बोर्ड का यानी SCERT का सेशन चल रहा है। इससे पहले हम लोग 6th क्लास 7th क्लास के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें भूगोल को हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, यानी ज्योग्राफी को। ठीक है, अभी हम लोग ज्योग्राफी को शुरू किए लोग। जैसे ही ज्योग्राफी खत्म होगा या ना पूरे 10th तक खत्म कर लेंगे लोग, उसके बाद से उसके इतिहास भी शुरू किया जाएगा, हिस्ट्री भी शुरू किया जाएगा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे एक करके शुरू किया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही SCERT खत्म होगा यानी बिहार बोर्ड खत्म होगा, उसके बाद NCERT शुरू हो जाएगा। हम लोग का NCERT सेशन भी शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज 9th क्लास को और थोड़ी और जल्दी तेज पढ़ाना शुरू किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सेशन अभी बाकी है। ठीक है, तो 9th क्लास का पहले अध्याय को आज हम लोग पूरी तरह से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी किया जाएगा और पूरी तरह से पढ़ के देखिएगा, बहुत डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चैप्टर का नाम है, देख सकते हैं लिखा हुआ है, स्थिति एवं विस्तार। पहली बात क्या है कि स्थिति और विस्तार मतलब क्या होता है, मतलब भारत की स्थिति कैसी है, मतलब किधर किस तरह फैला हुआ है, किधर चौड़ा है, किधर पतला है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ये सब चीज़ किस तरह का है, ये सभी के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे ऊपर में देखेंगे तो सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है, बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य। अब देखो, गणराज्य मतलब क्या होता है, वहाँ पर सरकार को, जैसे लोकतांत्रिक देश होता है ना, उसी तरह सेम समझो कि गणराज्य गणतात्मक यानी गणराज्य की व्यवस्था उसी तरह होता है। ठीक है, लोकतंत्र में या गणराज्य में क्या होता है, आप अपने मन से सरकार को चुन सकते हैं। तो वहाँ राजा को लोगों द्वारा चुनने की आज़ादी थी कि कौन से राजा को चुनेंगे। ठीक है, तो दुनिया में सबसे पहले कहीं गणराज्य लागू हुआ था तो कहाँ हुआ था, वैशाली यानी हमारी बिहार की धरती में लागू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है, विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम पड़ा हिंद महासागर। यानी जब हम दक्षिण भारत के बारे में पढ़ते हैं तो नीचे पढ़ते लगे कि यहाँ पर हिंद महासागर है, और ये हिंद महासागर एकमात्र महासागर है। जैसे मान के चलो प्रशांत महासागर, वो किसी देश के नाम पर नहीं पड़ा है, अटलांटिक किसी देश के नाम पर नहीं पड़ा है, उसी तरह हिंद महासागर जो है ना, ये हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। तो दुनिया में एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी देश का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, सर ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो मुख्य भूभाग से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये क्या है, इसके बारे में जब आगे एक मैप दिया हुआ उसमें डिटेल से समझाने की कोशिश। बस यहाँ पर ये चीज़ें जो मैं इसको मार्क करके रखा हूँ, इस चीज़ों को पूरे डिटेल में समझाऊंगा। जस्ट इसके अगले पेज में यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगी। कैसे समझ आएगी, एक बार इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, ये रहा, थोड़ा सा इसको आपको स्क्रीन पूरा फुल दिखे, इसको छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ें, यहाँ कह रहा है क्या, जैसे मान के चलो कि ग्लोब पर आप लोग पढ़े होंगे कि सिंपल समझो कि पहले अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। ये हो गया हम लोग का ग्लोब, इसके बीचों बीच एक रेखा गुजरी, इसको बोलते हैं लोग विषुवत रेखा। और इसी विषुवत रेखा के समानांतर बहुत सारी रेखाएं खींची गई। जैसे मान के चलो यहाँ ऐसी रेखाएं खींच दे, ऐसे ऊपर में, ठीक है ना, और ये नीचे भी ऐसी रेखाएं खींच दे, इस सभी रेखाओं को कहेंगे अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा को भी अक्षांश रेखा कहा जाता है, इसको 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। तो ऊपर में जितनी रेखाएं खींची गई है वो रेखाएं की संख्या कितनी है, तो 79 यानी 79 है। ठीक है, और नीचे कितनी रेखाएं खींची गई तो याद रखना 779 है। ठीक है, सबको मिला देंगे, टोटल मिलाएंगे तो 179 हो जाएगा। एक इसको भी मिला लेंगे, एक ये हो गया, और बाकी दोनों को मिला के जोड़ेंगे तो 179 अक्षांश रेखा है। कितनी है भैया, तो अक्षांश रेखा 179 है, याद रखिएगा। अब कभी कभी मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को बताता हूँ कि अक्षांश 181 है और अक्षांश रेखा 179 है, 179 को ई का है। दोनों में अंतर क्या हो गया, देखो, रेखा बोलेगा तो 179 और सिर्फ अक्षांश बोलेगा तो 181। इसका मतलब का वो भैया ई कन्फ्यूजन का हो गया है कि नहीं। अब समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया, मान के चलो कि हम लोग का ग्लोब के बीचों बीच में खींची गई है जो विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी मैंने बोला। ठीक है, ये कितनी है, तो 0 डिग्री अक्षांश है। अब जब रेखा मतलब होता है लाइन, तो ऐसी लाइन जब खींचते जाओगे ना, तो खींचते खींचते आओगे तो 79 यानी 79 को लाइन खींच सकते हो। लास्ट में होगा ना तो ये लाइन ना होकर ये बिंदु है लास्ट वाली, यानी लास्ट वाली कौन सी, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, समझ ना, उत्तरी ध्रुव। उसी तरह दक्षिणी ध्रुव आओगे ना तो ये भी एक बिंदु है, रेखा नहीं है। तो मैं जब बोल रहा हूँ कि अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा है 179 टोटल, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। और जब मैं बोलूँगा अक्षांश है ना, अक्षांश टोटल कितनी है, तो ये भी अक्षांश है, ये भी अक्षांश है, और जितनी भी ये लाइन है सब अक्षांश है। ठीक है, तो अक्षांश हो जाएगा 181। समझ आ गया होगा, आशा कर रहा हूँ, है कि नहीं है। अब जो बच्चे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा ये नहीं पढ़े होंगे, उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, तो वो एक अलग विषय हो जाता है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे 6वीं 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, है कि नहीं। हालांकि बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। ठीक है, अब रह गया कि यहाँ से अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो शुरू हुआ था उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे मान चलो अभी मैंने बोला कि अक्षांश रेखा 0 डिग्री से शुरू हो गया, उत्तर में आओगे तो
79 को जाएगा अक्षांश रेखा, और उसी तरह दक्षिण में जाओगे तो 79 को जाएगा। तो भारत जो है कितनी अक्षांश रेखा शुरू है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ 8 डिग्री 4 मिनट। कितना लिखा हुआ 8 डिग्री। और ऐसे ही लाइन ऐसे खींचते 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 पूरे भारत में अक्षांश रेखा आएंगे तो निकला हुआ कितना 37 डिग्री 6 मिनट। टोटल अक्षांश रेखा भारत में कितनी खींची गई है, तो कितनी खींची गई है, तो 30 को खींचा गया, याद रखिएगा, ठीक है। कितना है भैया, तो 30 को। अब आते हैं देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा किसे कहते हैं, देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं लोग देशांतर रेखा। ऐसी ऐसी लाइनें खींची गई है पूरे ग्लोब पर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोग देशांतर रेखा, ठीक है। यानी नॉर्थ से साउथ को मिलाने वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं लोग देशांतर रेखा। ऐसी टोटल रेखाएं कितनी है, तो 360 को, याद रखना 360 को होता है देशांतर रेखा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देशांतर रेखा जो शुरू हुआ, यानी ऐसे जो शुरू हुआ और ऐसे जो निकला हुआ है वो कितना शुरू हुआ, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बीच में भी देखेंगे, दोनों के बीच में तो कितना डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर है, यानी 30 को देशांतर रेखा और 30 को अक्षांश रेखा दोनों है, ठीक है। अब बीचों बीच से एक रेखा गुजरी, इस रेखा का नाम है क्या भैया, तो याद रखिएगा कर्क रेखा। और कितनी अक्षांश वाली है, तो ये याद रखिएगा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोला जाता है। यानी ये 8 है, 9, 10, 11, 12 इसी तरह करते करते आएंगे तो 23.5 डिग्री वाला जो है ना उसका नाम रख दिया गया है कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से भी गुजरती है। भारत के बीचों बीच से देख सकते हो, भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई है कि नहीं है, भारत के बीचों बीच से गुजरा हुआ ये रेखा। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरा है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरा था, 8 राज्यों से। कौन कौन, देखो यहाँ पर है गुजरात, उसके बाद राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा मिल जाता है, राजस्थान, तो गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद से झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरा हुआ है भारत के ये कर्क रेखा, ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है यहाँ पर भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरी हुई है सीधे देशांतर रेखा, जिसका नाम है भारत समय रेखा, भारतीय समय रेखा या मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। अब ये कितनी डिग्री वाली है, तो याद रखिएगा ये है 82.5 डिग्री। कितना भैया, तो 82.5 डिग्री है, ठीक है। कितना है, तो 82.5 डिग्री, याद रखिए भारत के समय रेखा है। अब पूछेगा क्वेश्चन कि ये कितने राज्यों से गुजरा है, तो ये 5 राज्यों से गुजरा है। कौन कौन भैया, उत्तर प्रदेश, उसके बाद से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरा हुआ है, ठीक है, समझे ना। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरा हुआ है। इस सारे चीज़ों को आप डिटेल से दिमाग में लोड करके रखिएगा, ठीक है। अब और चीज़ क्या इसमें समझने वाली, देखो यहीं पर मैंने पूरे चैप्टर के बारे में यहीं पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा, पूरी समझ जाओगे। देखो आगे जब पढ़ाऊंगा ना तो धड़ाधड़ आपको समझ आते रहेगा। इसको मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा हूँ कि आगे जो भी चीज़ें लिखा हुआ है इस मैप के माध्यम से सब A to Z समझ जाओगे। जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि अभी तो जस्ट सुनाऊँ, ठीक है ना। तो आप सुनते रहिए, ध्यान से धैर्य रखिए, पूरी चीज़ें आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखो कैसे उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। देख सकते हैं यहाँ पर 3214 3214 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक घूम के जाएंगे पृथ्वी पर, तो 3214 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि भैया पूरब से पश्चिम की दूरी कैसा है, कितना है भैया, तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस सब को एकदम दिमाग में लोड कर लेना। अगर बातें नहीं समझ आएगी दोबारा देखना वीडियो को, लेकिन पूरी तरह से नोट करते रहना कॉपी में, ठीक है। अब यहाँ तो हमने बोल दिया कि अक्षांश शुरू है 8 डिग्री 4 मिनट से, लेकिन ध्यान रखिए अंडमान निकोबार जो है ना हम लोग का, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत से थोड़ी नीचे है, तो ये शुरू हुआ है 6 डिग्री 4 मिनट से। अब क्या हुआ भैया, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कहेगा भारत के मुख्य भूमि से अक्षांश रेखा कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक खत्म होती है, तो मुख्य भूमि बोलेगा तो ये, और पूछेगा भारत के अक्षांशीय रेखा कहाँ से शुरू होती है, तो 6 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि ये भी तो भारत का ही हिस्सा ही है ना। तो ये 6 डिग्री 4 यानी भारत से थोड़ा नीचे है अंडमान निकोबार, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, समझ आ गया है ना। अब क्वेश्चन पूछे, अब अगला यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गया। अब यहाँ देखेंगे तो हम लोग का पाकिस्तान है कि ये हम लोग का जो है पाकिस्तान जो है पड़ोसी देश है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो हम लोग का ये नेपाल जो है पड़ोसी देश है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो ऊपर में है चाइना, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच में है, तो याद रखिएगा चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के पास में है, ठीक है। ये है मैकमोहन लाइन। और रेड क्लिफ लाइन कहेगा तो ये वाली लाइन जो हो गया रेड क्लिफ लाइन, किसके किसके बीच में, तो पाकिस्तान के बीच में और भारत के बीच में, ठीक है। और हम लोग के चाइना और भारत के बीच में कौन सी बॉर्डर लाइन है, तो मैकमोहन लाइन है। कौन सी लाइन है भैया, तो मैकमोहन लाइन है। इस चीज़ को भी आप समझ गए। अब अगर अगला क्वेश्चन पूछे कि भारत के स्थलीय सीमा रेखा, स्थलीय मतलब क्या होता है, जमीन मान के चलो ऐसे ले लिए बाइक या पैदल ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे पूरा घूम रहे हैं, जो जमीनी रास्ता से घूम रहा है ऐसे पूरा घूम रहे हो, और घूमते घूमते पूरा जमीनी रास्ता से घूम के आ गए। अब कह रहे हैं कि ये टोटल जो जमीन से घूमे हो कितना किलोमीटर है, तो 15,200 किलोमीटर है। तो इसको क्वेश्चन कैसे पूछता है
भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। अब नाव ले लिए, नाव लेके क्या किए भैया, अब नाव ले लिए तुम, और नाव से क्या किए, समुद्र की तरफ घूमना शुरू किए, समुद्र में घूमना शुरू किए, और ऐसे ऐसे नाव से जैसे जैसे भारत घुमा हो ऐसे ऐसे घूम रहे हो, और पूरा घूमते घूमते आगे और घूम के पूरे नाव से, और ये यहाँ ऊपर में तो आओगे नहीं क्योंकि ऊपर में तो बांग्लादेश हो जाएगा, ये वाला यहाँ से घूमे और घूम के यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब पूछ रहा है कहा भैया ये जो जलीय सीमा रेखा था इसकी लंबाई कितनी है, तो 168 किलोमीटर। कितना भैया, 168 किलोमीटर। लेकिन ध्यान देखिए ये भी तो अपना हिस्सा है अंडमान निकोबार, और यहाँ पे लक्षद्वीप है कि नहीं, तो दोनों को भी घूम लिए क्योंकि दोनों ही जलीय सीमा रेखा है, इसका भी जलीय सीमा रेखा है, तो सबको घूमे तो पता चला कि 7516.6 किलोमीटर की टोटल दूरी है जलीय सीमा रेखा की, ठीक है। तो स्थलीय सीमा रेखा कितना था, 15,200, जलीय सीमा रेखा कितना था, कुल मिला के 7516.6 किलोमीटर। समझ आ गया। आगे जानने की कोशिश करते हैं और क्या चीज़ें इसमें दी हुई है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जामों में, रट लीजिएगा। पूरे विश्व में देखेंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 2.4%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में भारत जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर छेक के रखा हुआ है, और पूरी दुनिया को प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 2.5% यानी 2.4% ही जगह छेक के रखा हुआ है, ठीक है। आगे जलने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखेंगे एक चार्ट बना हुआ है, एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा, तब अमेरिका, तब चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है 1 नंबर में रूस, 2 नंबर में कनाडा, तीसरा में चीन, उसके बाद यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। अब देखो दोनों में कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है, यहाँ देखो रूस 1 नंबर में, कनाडा 2 नंबर में और अमेरिका 3 नंबर में, लेकिन यहाँ लिया है रूस, कनाडा और 3 नंबर पर चाइना दिया है। तो चाइना और अमेरिका में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है हमेशा। तो कभी कभी क्या होता है, चाइना में जो तिब्बत वाला जो एरिया कब्जा किया तो उसको मिला लिया जाता है, तो वो सबसे बड़ा देश मतलब 3 नंबर में पहुँच जाता है, और उसको हटा दीजिएगा तो 4 नंबर में पहुँच जाएगा। समझ आए ना, इसी कारण से कभी 3 नंबर में कभी 4 नंबर दिखाएगा। हालांकि हम लोग को याद रखना है कि भारत जो है कितने नंबर पे, 7वें नंबर पे है क्षेत्रफल के मामला में, और जनसंख्या के मामला में अगर पूछा जाएगा तो कितने नंबर पे, तो जनसंख्या का मामला में भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है जैसे मैंने बोला कि कुल स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और तटीय यानी जलीय सीमा रेखा 6100, लेकिन कुल जलीय मिला जाएंगे तो 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है कि भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। कैसा भैया, तो त्रिभुजाकार है। ऊपरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग 22 डिग्री, याद रखना 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होते गया। अभी क्या है, फिर से मैप की तरफ आते हैं, यहाँ समझाने की कोशिश करते, एक बार फिर से देख लो, है ना। यहाँ देखो, यहाँ मैंने बताया कि ये जो लाइन है कितनी डिग्री वाली है, 23.5 डिग्री। उसके नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 डिग्री। उसके बाद यहाँ आओगे तो 22.5, और ये जो लाइन आ जाएगा, ये वाली जो लाइन आ जाएगी, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 22 डिग्री वाला हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 22 डिग्री से नीचे उतर रहे हो तो भारत पतला होते जा रहा है कि नहीं, होते जा रहा है कि नहीं उतर रहा है, ये पतला होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा पतला, ठीक है। तो वही समझाने की कोशिश किया है कि 22 डिग्री से नीचे आओगे, दक्षिण की तरफ आओगे तो भारत क्रमशः क्या होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर नोट किया है। तो याद रखिएगा आप ध्यान से, 22 डिग्री अक्षांश से नीचे आने पर क्या हो रहा है, भारत पतला होते जा रहा है। अब यहाँ एक वर्ड लिखा अंतरीप। अब भैया ये अंतरीप का मतलब क्या होता है, इसके जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान से रखो, ये प्रायद्वीप और अंतरीप दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों एक ही बार में समझो। प्रायद्वीप और अंतरीप एक ही बात हुआ। जैसे कोई बड़ा भाग है, जैसे ये बड़ा भाग भारत का दक्षिणी भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा है कि नहीं घिरा, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसे मान के चलो कि अब ये भारत का जो दक्षिणी भाग है ये 3 तरफ से पानी से घिरा है, यहाँ अरब सागर, बंगाली खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। तो ये बड़े भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसको बोलते हैं लोग प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं भैया, प्रायद्वीप बोलते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ देखिएगा एक छोटा सा ऐसे निकला हुआ, छोटा सा भाग निकला हुआ है, या ये छोटी सी जो सबसे लास्ट वाली भाग, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से, और इसको जूम करके और अच्छे समझाता हूँ। ध्यान से देखो, जैसे मान के चलो कि हम लोग को भारत का ये वाला भाग जो निकला है, तो पूरे भाग को बोला जाएगा तो पूरा भाग कहलाएगा प्रायद्वीप। क्या कहलाएगा भैया, पूरा प्रायद्वीप। लेकिन सिर्फ नीचे वाला भाग बोलते हैं। नीचे वाला कौन सा, तो यहाँ देखिए एक बार ध्यान से फिर से, इस वाले भाग को अगर बोला जाए, ये वाले पॉइंट को बोला जाए तो इतने भाग को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, अंतरीप। क्या बोला जाएगा, अंतरीप। यानी कि देखो प्रायद्वीप का ही, ये तो पूरा प्रायद्वीप हो गया, ठीक है। प्रायद्वीप का ही सबसे नीचे वाला भाग है ना, सबसे दक्षिणी भाग, सबसे नीचे वाला भाग को क्या बोलेंगे, अंतरीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, तो अंतरीप बोलेंगे, ठीक है। तो हमारी जो अंतरीप है यानी सबसे नीचे वाला कोने वाला भाग हुआ, उसका नाम है कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी, ठीक है, याद रखिएगा। समझ आ गया होगा।
आगे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो अभी मैंने बताया कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का है। कैसे, जस्ट मैंने बताया 8 से 37 देखोगे तो 30 इधर हो जाएगा, और यहाँ पर 68 से 97 देखोगे तो 30 इधर भी हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैं ऊपर अभी जस्ट पीछे समझाया। अब यहाँ लिखा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश और कच्छ, यानी कच्छ मतलब गुजरात, ठीक है, गुजरात के बीच में 2 घंटे का समय का अंतर। अभी क्यों अंतर है भैया, ये काहे अंतर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसे हो गया 2 घंटा का अंतर, ठीक है, इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझते हैं। देखो सिंपल बात है कि भारत का अगर विस्तार देखेंगे तो आप सभी को मैंने अभी जस्ट बताया कि भारत जो है देशांतरी विस्तार देखेंगे तो यहाँ 68 से शुरू है और यहाँ पर 97 है, ठीक है। सूरज ये ईस्ट दिशा हो गया, ये वेस्ट हो गया, सूरज निकलेगा इधर से, सूरज किधर से निकलेगा, इधर से 1 डिग्री देशांतर, यानी 97 यहाँ लिखा है ना, यहाँ होगा 96, यहाँ 95, यहाँ 94, 93, 92, 91, उसी तरह यहाँ 82 है कि नहीं है, घटते आया होगा, है कि नहीं, यहाँ आते आते 68 हो गया। तो 1 डिग्री मतलब 97 पर अगर सूरज की रोशनी मिले ना, और 97 से 96 तक आने में सूरज को 1 डिग्री क्रॉस करने में उसको 4 मिनट लग जाता है। कितना लग जाता है भैया, 4 मिनट लग जाता है। कितना समय लगता है, 4 मिनट। अब बताओ 1 डिग्री उसको आने में 4 मिनट लग गया तो 2 डिग्री आएगा तो 8 मिनट। उसी तरह 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री आने में कितना समय लग जाएगा, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 4 से गुना कर दो, 120 मिनट, यानी कितना घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। यही कारण है कि इस वाला जो एरिया था भारत का, ये था अरुणाचल प्रदेश, और ये वाला जो एरिया है ये है कौन सा, गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज जब उगता है, वही सूरज की रोशनी यहाँ तक आने में उसको 2 घंटा लग जाता है। कितना लगता है, 2 घंटा लग जाता है, 120 मिनट लग जाता है कि नहीं, समझ आ गया क्यों लगता है ना। जैसे कि यहाँ पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश किया है कि 1 डिग्री जाने में 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री जाने में उसको 120 मिनट यानी 2 घंटा लगेगा। समझ आ गया होगा। अब लिखा हुआ है कि भारत के बीच बीच की जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। ये जो इलाहाबाद के नैनी से कभी कभी मिर्ज़ापुर भी देता है, नैनी से मिर्ज़ापुर से होकर गुजरी हुई है, इसको मानक माध्याह्न रेखा कहा जाता है। समझ गए ना, बस जस्ट अब ऊपर बता ही भी दिया हूँ आप लोग को। अब आते हैं आगे, समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब लिखा हुआ है क्या, कोई भी देशांतर रेखा जो होता है और जो समय रेखा होता है, समय रेखा को कैसे मान लिया जाएगा कि भारत के बीच बीच वाला ही समय रेखा है। जैसे मतलब 68 से शुरू हुआ और 97 गया, इसके बीच बीच यानी 82.5 डिग्री है, इसी को समय रेखा क्यों माना गया। तो समय रेखा मानने के लिए क्या क्या शर्तें होती है उसको बहुत जरूरी है जानना। कैसे, क्या शर्तें होगी, याद रखना कि वो देश के बीचों बीच से गुजरती हो रेखा, 7.5 डिग्री के गुणांक का अंतर हो, यानी 60 डिग्री 30 मिनट के गुणांक का अंतर होना चाहिए। लगभग 7.5 डिग्री का मतलब हो गया कि 30 मिनट का समय का अंतर होना चाहिए, है कि नहीं, तभी जाके हम लोग उसको समय रेखा मान सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये समय रेखा जो है भारत के बीचों बीच में से एक तो गुजरता है देशांतर रेखा के हिसाब से, आप सभी को पहले ही बता दिया हूँ। कर्क रेखा के बारे में लिखा है कि कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरता है। अभी जब मैंने कर्क रेखा ऊपर मैप में दिखाया था, कर्क रेखा जो गुजरा था, तो मैं बताया था कि झारखंड से होकर गुजरा है, तो झारखंड की रांची से होकर गुजरा है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से किसके राजधानी से होकर गुजरा हुआ है, तो झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरा हुआ है। और बांग्लादेश बीच में आ जाता है, क्योंकि जब झारखंड पश्चिम बंगाल उसके बाद बांग्लादेश बीच में गुजरता है, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम आपको बताया हूँ ऊपर में, ठीक है। अब यहाँ लिखा है ग्रीनविच मीन टाइम, ये क्या है, देखो पूरी दुनिया में इंग्लैंड जो था ना, लगभग बहुत सारे देशों पर कब्जा किया था। जब समय का निर्धारण किया जा रहा था तो इंग्लैंड की एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से समय का निर्धारण हुआ, ठीक है। तो ग्रीनविच से भारत जो है आगे है। आगे क्यों है, क्योंकि भारत पूरब साइड में और सूरज पूरब से ही निकलता है, तो भारत जो है आगे कितना है, तो 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है भैया, तो 5.5 घंटा भारत ग्रीनविच मेन टाइम से यानी GMT से आगे। GMT मतलब ग्रीनविच मेन टाइम, समझ रहे ना, जो कि इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में है। समझ आ गया। अब आगे चलते, आगे जानने की कोशिश करते। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ क्या, केरल में सबसे छोटे एवं बड़े दिन का 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लेह लद्दाख की राजधानी में 5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ये क्या है पाया जाता है भैया, तो सिंपल बात है क्या, केरल जो है ना विषुवत रेखा का नज़दीक है। केरल कहाँ है भैया, तो केरल यहाँ है, ये हो गया केरल हम लोग का। ये अब ये 8 डिग्री यहाँ है, और वही लेह लद्दाख 37 डिग्री सबसे ऊपर में है। तो केरल जो है विषुवत रेखा से नज़दीक है, क्योंकि विषुवत रेखा 0 डिग्री, उसके बाद 0 के बाद 1 2 करते आइएगा तो 8 पहले पड़ेगा, है कि नहीं, 37 तो बहुत बाद में पड़ेगा। तो केरल नज़दीक है विषुवत रेखा से, तो यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सूरज की रोशनी ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा मिलती है तो सुबह जल्दी हो जाता है और शाम लेट से होता है। इसके कारण मात्र 45 मिनट का ही अंतर मिलता है सुबह और मतलब अंधेरा होने में और उजाला रहने में, ठीक है। लेकिन लद्दाख में सूरज की रोशनी तिरछा पड़ती है, जिसके कारण सूरज की रोशनी वहाँ दूर देर से पहुँचती है और जल्दी ये डूब जाती है कि नहीं है।
तो यहाँ पर अंतर हो जाता है 5 घंटे का, कभी कभी अंतर देखने के लिए मिल जाता है कि नहीं, ये समझ आ गया होगा। अब आगे जानेंगे भारत और विश्व के बारे में, क्या इसकी स्थिति है, भारत से विश्व का क्या इन लोगों का ताल्लुकात है, भारत का किस विश्व में किस तरह का हम लोग का पहचान है। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है भारत में मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान बहुत ज़्यादा मिलते थे, जिस कारण बहुत सारे देश भारत में घुसने आए, कब्जा करने। ये इतिहास का सेशन है, इतिहास में इसको डिटेल से समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं है। देखो यहाँ पर एक छोटी चीज़ मैं समझा देता हूँ, ये जो है यही है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा भैया? विषुवत रेखा, ठीक है, देख सकते हैं। और ये 30 डिग्री का ना, इसके बीच में से यहाँ से आ जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ इसके जस्ट बीच में से आएगा तो इसको बोलेंगे कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। और नीचे जस्ट आएंगे यहाँ से तो इसको बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलेंगे। ऊपर वाले को कर्क और बीच वाले को विषुवत, ठीक है, और नीचे वाले को मकर रेखा, ठीक है, याद रखना। ऊपर 23.5 डिग्री, नीचे भी 23.5 डिग्री, बीच वाला 0 डिग्री अक्षांश रेखा है कि नहीं, याद रखिएगा। पूरी दुनिया में एकमात्र एशिया, ये अफ्रीका महादेश है जिसमें तीनों रेखा गुजरी हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे जानने की कोशिश करते हैं भारत और पड़ोसी देशों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो वीडियो बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आए, ठीक है। 2-4 मिनट और होगा क्लास, है ना, 2-4 मिनट में ये पूरी टॉपिक पूरी तरह से मैं समझा दूंगा, है ना। इतना डिटेल से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं हो। देखो सार्क लिखा हुआ है, तो सार्क, पहली बात कि सार्क क्या है? एक ग्रुप है, एक संस्था है जिसमें 8 देश मिलकर सदस्य बनाए हुए हैं। 8 देश कौन कौन है उसको भी बताऊंगा। पहली बात कि सार्क की स्थापना कब हो रही है? तो 8 दिसंबर 1985 को, याद रखिएगा, 1985 या 84 को, शायद 85 को स्थापना हुई थी, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो 8 दिसंबर 1985 के आसपास में इसकी स्थापना हो रही है, सार्क की स्थापना हो रही है। सार्क एक ग्रुप बन रहा है जिसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं। कौन कौन? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। इसको ऐसे नहीं याद करना है। कैसे याद करना है मैं याद करा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। कैसे याद करना भैया? तो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे याद कीजिए, बेहतर तरीका से आपको याद हो जाएगा। देखो कैसे, नीचे है श्रीलंका, उसके नीचे मालदीव, तो याद रखना पहले मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, तब यहाँ पर आ जाएगा पाकिस्तान, उसके ऊपर है अफगानिस्तान, तब यहाँ पर आ जाएगा नेपाल, उसके बाद यहाँ पर है भूटान, ठीक है, क्या है? भूटान, उसके बाद है बांग्लादेश। तो ये लाइन से याद रखिएगा, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 देश के बारे में आप डिटेल में याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 8 देश मिलकर क्या है? एक ग्रुप बना है जिसका नाम रखे सार्क, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये सातों देश किस लिए बनाए? तो अपने में व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, कोई भी काम करना होगा तो एक साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर जो है कहाँ है? तो याद रखिएगा नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहीं में है इसकी हेड क्वार्टर। तो क्वेश्चन पूछेगा सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में है, ठीक है। कितने सदस्य? 8 सदस्य, याद रखिएगा। स्थापना इसकी हो रही है 8 दिसंबर 1984 या 85 के आसपास में हो रहा है, थोड़ा एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो लिखा हुआ क्या कि श्रीलंका, मालदीव हिंद महासागर में स्थित है, ये पड़ोसी देश है भारत का। तो आप देख ही लिए, नीचे हिंद महासागर साइड में था, ठीक है ना। उसके बाद श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी के द्वारा, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। अब ये क्या है? तो जब भारत के दक्षिणी भाग जब मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ पर है श्रीलंका हम लोग का, बीच में है एक खाड़ी मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पर समुद्र है और बीच में है एक जल संधि मतलब क्या कि इधर का पानी उधर जाने का और उधर का पानी इधर आने का एक रास्ता है। उस जल संधि को बोलते हैं लोग पाक जल संधि। क्या बोलते हैं लोग भैया? तो पाक जल संधि। और खाड़ी को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। तो पूछेगा भारत और श्रीलंका के बीच में है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में दोनों को अलग कौन करता है? तो पहला पाक जल संधि और दूसरा मन्नार की खाड़ी, ये अलग करता है। भारत और श्रीलंका के बीच में देखो ध्यान से, भारत की मुख्य भूमि धनुष कोटि से श्रीलंका की दूरी कितनी है? तो 24 किलोमीटर है। कितनी दूरी है भैया? तो 24 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आने की संभावना ज़्यादा बनती है, ठीक है। अब ये भारत की सीमा रेखा की बात कर रहा है, तो भारत की सीमा रेखा की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर और उत्तर में देखो ये तिब्बत का पठार है। चीन के अंतर्गत आता है जो कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील है। अब ये कहाँ है कैलाश और मानसरोवर झील? मैं इसको कई बार बताया हूँ, फिर एक बार और डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पर है मानसरोवर झील, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु, यहीं से निकलती है जिसका नाम है सतलज, और इधर आके अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। कई बार मैं बताता हूँ। और इसी मानसरोवर झील के पास में है कैलाश पर्वत, जो कि अभी फिलहाल में तिब्बत यानी चाइना के कब्जे में है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है बिहार का शोक किसको बोलते हैं भैया? तो कोसी नदी को बोलते हैं, जो कि निकलता कहाँ से? तो निकलता आपका सप्तकोशी नेपाल से निकलता है, ठीक है।
आगे आने की कोशिश करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है नेपाल की जो कोसी नदी है इसमें बांध एक बार टूट गया था, तो 18 अगस्त 2008 को भयानक बाढ़ आया था बिहार में। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर, चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ देख सकते हैं भारत का मैप दिया हुआ, इस चीज़ों को एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक लास्ट बच गया जो मैक-मोहन लाइन किसके किसके बीच में, तो याद रखिएगा भारत और चाइना के बीच में मैक-मोहन लाइन। रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में, तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और कुछ इसमें खास कुछ दिया नहीं है, चीज़ें जो है बहुत डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, यहाँ मैं एक चीज़ लिखा हूँ कि रेड क्लिफ लाइन जो है कब खींचा गया था, तो 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, और मैक-मोहन लाइन जो था वो भारत चाइना के बीच में वो आज़ादी से पहले ही खींचा गया था। ठीक है, जो इस समय चाइना नहीं मानता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान। अभी जस्ट पढ़े लो। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितनी डिग्री का अंतर था, 30 डिग्री का अंतर था। अगला क्वेश्चन, भारत के मानक समय रेखा कितनी डिग्री था, 82.5 डिग्री था। अभी जस्ट पढ़े लो। स्थलीय सीमा रेखा के जलीय सीमा रेखा से कितनी बड़ी, दुगुनी। क्यों, क्योंकि स्थलीय था 15,200 और जलीय था 7,500 यानी 75 16.6 था। 7,500 से दुगुना हो गया, 15,200 है कि नहीं। हम आगे चलेंगे तो भारत और चीन के बीच में रेखा कौन सी है, मैक-मोहन लाइन है ना, मैक-मोहन लाइन है। ठीक है, अब आगे जाने की कोशिश करते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल अभी पड़े लो 32.8 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पूरे विश्व का 2.4 क्या बोलते हैं परसेंटेज के हिसाब से है। भारत का मुख्य भूमि कितना डिग्री अक्षांश है, तो अक्षांश कितना पड़े लो, भारत का मुख्य भूभाग कह रहा था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक था। ठीक है, और वही पूर्वी देशांतर देखेंगे तो कितना शुरू था, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ था। ठीक है कि नहीं, 25 मिनट तक फैला हुआ था। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 गो राज्य और 8 केंद्र शासित है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो पहला तो मन्नार की खाड़ी है, दूसरा पाक जल संधि है कि नहीं, है दोनों समझ गए लो। कोसी नदी बिहार का क्या बोलते हैं, तो शोक बोलते हैं। और कहाँ से निकलती है, तो सप्तकोशी नेपाल की एक जगह है, हनुमानगढ़ में जिला है, वहीं पर से निकलती है नदी, उसी नदी का। अब ये पूरी तरह से क्वेश्चन आंसर आपको समझ आ गया होगा। अब लॉन्ग जो क्वेश्चन है इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए, पूरी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आप डिटेल में समझे होंगे, है कि नहीं है। बहुत इसको डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया होगा, इसलिए समझाया हूँ डिटेल से कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामों में इसे क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। अभी भी जो एग्जाम होगा इससे 2 क्वेश्चन एकदम 100% रहेगा, चाहे आप इसको पढ़े या ना पढ़े, लेकिन क्वेश्चन रहेगा। तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग इसको डिटेल्स थोड़ा पढ़िएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो बेहतर लगा होगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।